हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, एक ऐसी मिस्टेक जो मैंने की है और जिसकी वजह से मुझे बीडीएस लेना पड़ा और मैंने एमबीबीएस की सीट अपनी खो दी थी। खो क्या दी थी कि एक दो नंबर से रह गई थी वो चीज़। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आती है कि मैंने हार्ड वर्क किया था, स्मार्ट वर्क नहीं किया था। अब हार्ड वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, इसमें डिटेल में बात करेंगे आगे। सेकंड जो मिस्टेक मैंने की थी वो ये थी कि मैं कोचिंग के भरोसे बैठ गई थी। कोचिंग की जो बुक्स थी मैं उनको चाटने लग गई थी, उनको मग अप करने लग गई थी एक एक चीज़। और ये मैं अपने कोचिंग की भी इंस्टीट्यूशन की मैं गलती मानूंगी इसमें, क्योंकि मैंने एक नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में लिया था एडमिशन उस टाइम बैक इन 2004। और मैं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और एक ऑलमोस्ट जो मेरा शहर है, ऊना शहर हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा है, लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। और वैसे तो शहर में आता था, बट जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स होती है ना मेट्रोस में या फिर आज के शहरों में जितनी डेवलपमेंट्स है उतनी डेवलपमेंट्स नहीं थी। तो हम क्या करते थे, और जैसे मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था, कोई भी फील्ड में डॉक्टर नहीं था। मैं ही अपने फैमिली की पहली बच्ची थी जो इस फील्ड में मेडिकल में जा रही थी, और वो भी इसलिए कि स्कूल में हम टॉप करते हैं तो एक नोशन बन जाता है कि हाँ भाई ये तो बड़ा अच्छा पढ़ने में है, तो जो चाहती है वो मिल जाएगा, वो वाली चीज़ है। तो न्यूज़पेपर की कटिंग्स, न्यूज़पेपर में एड्स आती थी बहुत बड़ी बड़ी, तो उन एड्स को देख के हम जिस इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी ऐड होती थी ना उस टाइम, तो मैंने उस इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन लिया, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी। आधे बच्चे प्लस वन प्लस टू में क्या करते थे, चंडीगढ़ डायरेक्ट चले जाते थे। मैंने मेरी प्लस वन प्लस टू वहीं के स्कूल से मैंने करी थी, सीबीएसई बोर्ड से, और टेंथ मेरी आईसीएसई बोर्ड से है। तो देखिए, अब हमारे दिमाग में क्या होता है, आईसीएसई बोर्ड वालों को आपको ऑलरेडी पता ही है, मैं 2004 के आईसीएसई बोर्ड की पास आउट हूँ। तो यू नो वेरी वेल दैट वी स्टडी वेरी हार्ड। नॉट कि हम सीबीएसई वालों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या ऐसा कुछ नहीं है, बट आईसीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो इतना वाइड होता है, इतने चैप्टर्स होते हैं। तो वहाँ पे हमारा मतलब एजुकेशन सिस्टम बोलो या सिलेबस बोलो कि वो इतना वाइड कर दिया गया है ना कि हमें फालतू की मेहनत करवाते हैं। उसके बाद प्लस वन प्लस टू में जब आते हो तो इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी हमारी, ए टू जेड मॉडर्न्स, दिनेश, प्रदीप, जो हमारे उस टाइम के पब्लिशर्स होते थे। तो मुझे, और एनसीईआरटी की इतनी इतनी किताबें होती हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता था कि भाई साहब हम इतनी मोटी किताब पढ़ लेंगे ना, तो ये छोटी सी एनसीईआरटी किताब क्या है। और ये मैं अपने इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिसमें मैं गई हूँ, वहाँ पे उस टाइम पे ही हमने कितनी कितनी फीसें भरी हैं पूरे साल की। उसके बाद पीजी का खर्चा अलग से, एक साल हम वेस्ट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, क्योंकि जितने मार्क्स हम वो तो हमने घर में भी बैठ के ले ही लिए थे उतने नंबर, तो कि हमें बीडीएस सीट फर्स्ट अटैम्प्ट में भी मुझे मिल ही रही थी बड़े आराम से, और मेरी स्टेट में मिल रही थी, स्टेट कोटा से ही, है ना। तो जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में गई हूँ, किसी ने मुझे नहीं बताया, वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन में किसी ने बताया नहीं कि बेटा आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ो। हमें कोचिंग के इंस्टीट्यूशन की बुक्स दे दी जाती हैं और हम उन्हीं को मग अप करने लगे होते, एक एक लाइन रट्टे मार रहे हैं उसके बाद एमसीक्यूज करे जा रहे हैं। हमें बता दी जाती हैं सोर्सेज भी हमें यह है कि टीचर बता देंगे ये किताब, ये दो तीन किताबें। और मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे इंस्टीट्यूशन में, हाँ, और मैं टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में थी उस टाइम। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर नई कंट्रोवर्सी आ जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं, ये मेरी लाइफ की बहुत सारी मिस्टेक्स रही हैं, जो मैं चाहती हूँ कि नीट एस्पिरेंट्स अब जो 2025 के लिए रीअपियर हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। मुझे कोई गाइड करने वाला होता ना, मुझे कोई उस टाइम बता देता कि हाँ भाई नहीं एनसीईआरटी किताबें पढ़ो, तो मुझे क्या दिक्कत थी, मैं एनसीईआरटी किताबें पढ़ती। मुझे पता है कि मैंने इतनी इतनी मेहनत करी है, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, इसलिए शायद बीडीएस में भी मैं वहाँ पे मेहनत करती रही। और मिडिल क्लास की फैमिली से होने के बावजूद वहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर्स के बच्चे पढ़ते थे, सब कोई पढ़ता था, और मैं एक सिंपल से बैकग्राउंड से आती थी, और मैंने वहाँ स्ट्रगल किया है। फर्स्ट ईयर बीडीएस में मैं सेकंड टॉपर रही थी, सेकंड ईयर बीडीएस में फर्स्ट टॉपर थी, थर्ड ईयर बीडीएस में मैं सेकंड टॉपर थी, फोर्थ ईयर बीडीएस में मैं फर्स्ट टॉपर थी। तो एक कंसिस्टेंसी बना के रखी है मैंने, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपका बनाना अगर आप एक बिल्कुल ही नॉन मेडिको बैकग्राउंड से आते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जो मेरे स्ट्रगल का फ़ायदा क्या हुआ, मेरे स्ट्रगल का फ़ायदा देखिए, उस टाइम जो मैंने स्ट्रगल किया था उसका फ़ायदा जब मैंने देखा कि नहीं भाई एनसीईआरटी किताबें पढ़नी थी, जो कि मैंने पढ़ी ही नहीं है। तो जब मेरे भाई ने तैयारी करनी थी इसकी मेडिकल की, तो मैंने उसको ये चीज़ें बताई हैं, तो उस चीज़ का उसको फ़ायदा हुआ।
तो उसने बट ये था कि जब मैंने अपने पेरेंट्स को बात बताई थी कि +1 +2 में इसको भी भेज देते हैं चंडीगढ़, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि +1 +2 में ही बच्चे डमी एडमिशन्स होता है एक वर्ड, आजकल तो सभी को पता है डमी एडमिशन्स क्या होता है। किसी को नहीं पता होगा तो बताइएगा, आई विल टेल यू। तो मैंने जब वहाँ पे सिस्टम जाके देखा कि यहाँ तो हम तो 1 साल ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं +1 +2 कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं और चंडीगढ़ में कोचिंग ले रहे हैं, है ना, +1 +2, और हम +1 +2 अपने तरीके से अपने स्कूल से करके आ रहे हैं और उसके बाद हम फाइट कर रहे हैं। तो मैंने अपने फादर को भी बताई ये बात, तो माई फादर, वही बात है कि कोई नॉलेज नहीं था और मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो माई फादर वॉज लाइक नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, हमने तो कभी सुना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चे की एडमिशन कहीं पे है और बच्चा कोचिंग कहीं ले रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो खैर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और भाई भी +1 +2 हमारी वहीं ऊना से ही हुई थी, मेरे भाई की भी। और उसके बाद उसने ड्रॉप किया था, अपना फर्स्ट ड्रॉप किया था, तो उसको नॉलेज था, मैंने उसको बताया था और हमने इंस्टीट्यूशन भी चेंज किया क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर कटिंग्स के पीछे नहीं भागना होता, आपने आपने देखना होता है कि किस इंस्टीट्यूशन के, आपकी स्टेट के किस इंस्टीट्यूशन से बच्चे निकल रहे हैं। उस टाइम ऐसा होता था कि पेपर्स अलग अलग होते थे, ऑल इंडिया और स्टेट के। अभी तो खैर एक ही पेपर हो गया है, तो फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आपके स्टेट के कितने बच्चे निकल रहे हैं वहाँ से, है ना, क्योंकि इसका मतलब आपके स्टेट के बच्चों के हिसाब से भी वहाँ पे हर स्टेट का एक डायलेक्ट होता है, या फिर इसका मतलब आपके स्टेट के बच्चे उस इंस्टीट्यूशन के टीचर्स के साथ एक तालमेल बिठा पा रहे हैं, दैट्स वाई वहाँ का वो ज़्यादा है। तो ये बात थी। सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम ड्रॉप किया था मेरे भाई ने, नहीं हो पाया था। सेकेंड टाइम जब उसने ड्रॉप किया था, थोड़ा सा डिलीमा में था, स्ट्रेस में था, बट उसके बाद जब उसने सेकेंड टाइम ड्रॉप किया था तो उसका ऑल इंडिया रैंक था कुछ 398 पूरे ऑल ओवर इंडिया, और उसने जो भी पेपर दिया था वो सारे क्रैक हुए थे। एएफएमसी का पेपर क्रैक हुआ था उसका, और एएफएमसी में उस टाइम सिर्फ 105 सीटें होती थी बॉयज़ की, टोटल सीटें ही 130 थी, ठीक है। और उसके बाद आपका सीईटी चंडीगढ़ था, वो पेपर क्रैक हो गया था विद गुड रैंक, और ये भी शायद एएफएमसी में उसका रैंक बोल रही हूँ, विद इन शायद 40 था उसका। और उसके बाद उसका सीएमसी वेल्लोर, ये वाला पेपर उसका क्रैक हो गया था। और उसके बाद सीईटी चंडीगढ़ का पेपर क्रैक हो गया था, इसमें बहुत अच्छा रैंक था उसका। हिमाचल का उसका पेपर क्रैक हो गया था। तो देखिए काउंसलिंग्स भी उसने अटेंड की थी, तो जो काउंसलिंग में, अब वही बात है, मिडिल क्लास फैमिली, हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता, ना कॉलेजेस का कुछ पता होता है, तो हम ना हमारे पेरेंट्स को कुछ पता होता है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में उसको मिल रहे थे, अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे, जैसे वो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी से करना चाहता था, बट उस टाइम फादर नहीं माने तो उसने शिमला में एडमिशन ली थी। बट जब उसका एएफएमसी का क्लियर हो गया तो उसने वो सीट छोड़ दी थी अपनी, और उसने एएफएमसी से फाइनली उसने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो अभी आर्म्ड फोर्सेस में ही एज मेडिकल ऑफिसर अपनी सेवाएं दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रगल और जो हम गलतियाँ करते हैं, अगर हमारी गलतियों से कोई सीखता है तो बेटा वो चीज़ें आपको सीखनी है, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताने वाला। और स्पेशली मैं आजकल एक नया ही फंडा देख रही हूँ कि जिसकी भी एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाती है, एम्स में सिलेक्शन हो जाती है, तो उनके नए नए यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं। और बेटा आप सबसे ज़्यादा टाइम ना यहीं वेस्ट कर रहे हो, आप उनकी लाइफ देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, 1 शॉर्ट देखोगे, 2 शॉर्ट देखोगे, 3 शॉर्ट देखोगे। अरे भैया वो बच्चे तो, अब कई फेमस यूट्यूबर्स हैं, कई लोग तो रोज़ ही एक ही डॉक्टर लाइफ इसके ऊपर वीडियोस डालते रहेंगे। आप उससे देखो, अगर तो आपको मोटिवेशन मिलती है, 2 या 3 शॉर्ट्स देख लो, 10 मिनट का अपना टाइम पीरियड फिक्स करो, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अब मैं अपनी बात बताती हूँ। पहले आपको पॉइंट बताया मैंने कि मैं करती थी हार्ड वर्क, नॉट स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क ये होता है कि आपको अच्छे से जो भी आपके एमसीक्यूज हैं रिवाइज करना है, मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना है ना। दूसरी मिस्टेक सबसे बड़ी जो मैंने की, एनसीईआरटी बेस है आपके जो कोचिंग के, चाहे जितना मर्जी आपको बकवास मटेरियल दे देंगे, आप बोले कि हमारा मटेरियल बहुत बढ़िया है, बस इसको रट्टाफिकेशन कर लो, इसको घोट के पी जाओ और ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैटर करती है। जो भी पेपर आता है, पहले भी 20-25 साल पहले भी वहीं से आता था, आज भी यहीं से आता है। मेरी बात नहीं सुननी तो टॉपर्स की भी बात सुन लो, वो भी यही बोलेंगे आपको, ठीक है। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने वो चीज़ 1 नंबर से खोई है, 1 नंबर से अपने एमबीबीएस की सीट खोई है मैंने। उस टाइम तो देखो 2004 में इतनी सीटें भी नहीं होती थी, हम कैसे फाइट करते थे। और उस टाइम भी पेपर ऐसे लीक होते थे जैसे आपके टाइम लीक हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो हमें अपनी गलतियों से सीखना है, ठीक है। तो सेकंड मिस्टेक ये रही। इसके बाद अगर हम बात करें
तो उसमें यह है कि आप जैसे भी जो भी आपने रिवाइज करना है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे। सोर्सेज अपने लिमिटेड रखो, सोर्सेज का ऐसे नहीं कर देना जैसे मेरी आदत थी कि हाँ भाई एक क्वेश्चन कहीं और से आ गया। जैसे मैं ट्रूमन आपने पढ़ ली zoology, और उसके लिए ना उसके बाद कोई पेपर आपका इधर उधर से आ जाता है, कोई क्वेश्चन देखते हो, आप अपने सोर्सेज इतने वाइड कर देते हो, वो चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद आ जाता है मॉक टेस्ट। जब मॉक टेस्ट देना तो उसको मॉक टेस्ट समझ के ही देना है, ये नहीं करना है कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही हो गया, किसी का फ़ोन आ गया मॉक टेस्ट में तो फ़ोन ले रहे हो फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रख दो उन 3 घंटों के लिए जब तक तुम्हें पेपर देना है, समझ आई। ये नहीं करना कि जी अनलिमिटेड आपकी ब्रेक्स चल रही हैं, वहाँ पे चाय पी रहे हो, वहाँ पे चिप्स का पैकेट आ रहा है और जी पेपर सॉल्व हो रहा है, ऐसे नहीं करना। आपको एग्जाम की कंडीशंस को रेप्लिकेट करना है, तभी आप वहाँ पे वो वाले स्ट्रेस को फील कर पाओगे जो कि आपका एक्चुअल स्ट्रेस उस दिन एग्जामिनेशन डे के दिन होगा, समझ आई। अब ये चीज़ है। अब इसके बाद क्या गलती हुई थी जी मेरे से कि आपके जो भी डाउट्स हैं ना, वो एक तो पहले टीचर से क्लियर करने हैं। और एक गलती बताती हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हम होते हैं बच्चे। आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ले रहे हो ना कोचिंग, आपको खुद पता होगा कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है। मुझे अच्छे से पता था कि हाँ भी हमारा सिर्फ बॉटनी मेरी बड़ी वीक जा रही है, ऑलरेडी वीक है, और ऊपर से टीचर भी इतना अच्छा नहीं, तो रट्टाफिकेशन करेंगे। हम क्या गलती करते हैं, पैसे तो हम दे रहे हैं बट हम जाके किसी से बात ही नहीं करते हैं इसके बारे में ना। तो ये चीज़ें थी। एक और गलती जो मैं आपको बात कर रही थी अभी, सॉरी किसी का कॉल आ गया था, तो वो ये मेजर मिस्टेक रहती है कि हमें मतलब हम ना अपने पेरेंट्स को बात बता पाते कि ये वाला टीचर तो ठीक है लेकिन इस टीचर की हमें बात ही समझ नहीं आ रही। ना हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हम जाके ये बात करते हैं। कई बार मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में गई भी कि सर ये वाला तो मतलब मुझे इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, मेरा तो बॉटनी ही वीक है, तो बाकी आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरे न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, बट बॉटनी मेरा वीक है। तो दे टोल्ड मी कि नहीं, उन मैम का बैच तो जो बॉटनी के अच्छे टीचर होते थे वहाँ पे, शी वॉज वेरी फेमस और बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो, तो उनका बैच की टाइमिंग्स इवनिंग में थी, मेरा बैच था मॉर्निंग में क्योंकि मैं ड्रॉपर्स बैच से थी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती कि हमें पता ही नहीं होता, हमें दिमाग में मतलब वो फियर से बाहर आना है कि जब हम पैसा दे रहे हैं, जब कोचिंग इंस्टीट्यूशन को इतना पैसा दे रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि वी नीड टू आस्क, जहाँ पे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, और हमें अपने पेरेंट्स को भी चीज़ें बतानी। यही नहीं है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास गए, उसने मना कर दिया तो चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि आप कई बार फंस भी जाते हो वहाँ पे। और मुझे ये लगता है जो पेमेंट मोड्स हैं ये आपके इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहिए, कभी भी इकट्ठा पैसा नहीं देना चाहिए, ताकि ये आपकी बात सुने। नहीं तो अदरवाइज तो इन्होंने मोनोपोली डाल रखी है, कोई नहीं सुनता आपकी बात, है ना। तो मैं ये वीडियो भी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी गलतियों से अगर किसी का कुछ भला हो सकता है तो वो आई विल बी ग्लैड कि हाँ भाई मेरी जर्नी किसी के तो काम आई। बाकी मेरे को लगेगा या आपको कोई लगता है कोई और डाउट है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, गलती, आई वॉज वेरी सीरियस स्टूडेंट, मेरे को सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट होता था और किसी एंटरटेनमेंट मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता था, जो मुझे लगता है। क्योंकि बच्चे को ना थोड़ा सा दिन में पूरे दिन में आधा घंटा आपको अपने लिए रखना पड़ेगा। हम क्या करते थे, हम पीजी में रहते थे तो हम मतलब वो 15-20 मिनट होते थे जब हम खाना खाते थे ना, तब हम टीवी वीवी देखते थे, अदरवाइज टीवी अलाउड नहीं था। और एंड पीरियड में, हाँ, एक और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, ओवर कॉन्फिडेंट। मेरे को एक ना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। ओवर कॉन्फिडेंस क्या आया था कि मेरा क्लियर हो गया है, ये प्रीलिम्स क्लियर हो गया और अच्छे नंबरों से हो गया, तो मेरा स्टेट तो क्लियर हो ही जाएगा। जब मैं प्रीलिम्स में इतने लाखों बच्चों में मेरे नंबर आ गए तो मतलब मेरा स्टेट में हो जाएगा। और तब ना मेरे को ऐसा लगता है कि एंड के 10 दिनों में जो आपको मतलब जहाँ पे आपको पूरी पावर पुट इन करनी है ना, वहाँ पे आप थोड़े से थोड़े से फ्री से हो जाते हो कि मतलब वो मेरे को लगता है कि एंड के 10 दिनों में आपको पूरी अपनी पावर रखनी है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये नहीं सोचना कि मुझे आता है और मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जिस दिन आपने पेपर देने जाना है उस दिन क्या स्टार्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगे, आपकी तबीयत भी कई बार ख़राब हो जाती है। तो ये तो कभी भी दिमाग में नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि मुझे क्लियर करनी है ये चीज़, बट ये भी दिमाग में रखो कि दुनिया बैठी है उस चीज़ के लिए, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बाकी जो भी चीज़ होती है अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, आपको बातचीत करनी चाहिए, और थोड़ा सा आपको ह्यूमर भी होना चाहिए, एकदम ऐसे वाला शक्ल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ तो यही दिक्कत थी और मैं बहुत ही सीरियस उसमें रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें स्कूल नहीं सिखाता है, जैसे स्कूल ये कभी नहीं सिखाएगा कि हाउ टू कोप विद स्ट्रेस,
और हमें एज स्टूडेंट हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है जब हमारे नंबर भी कम आते हैं, इतनी मेहनत करके क्यों नंबर नहीं कमा रहे। भैया आपको ना सोचना पड़ेगा, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, और आपको खुद भी अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और उन गलतियों को सुधारना है। अगर अब जैसे मैं अपनी कोचिंग की बात करूँ, जब मैंने 1 साल भी ड्रॉप भी कर दिया तो उसके बाद फिर से मेरा 1 नंबर से भी मतलब MBBS रह गया था। उसके बाद सेकंड जो ड्रॉप करना था मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, है ना। तो और बाकी एक और आपने ओवर स्पेकुलेशन नहीं करनी है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है, कि कंपैरिजन नहीं करनी है बाकियों के साथ। जैसे मेरे दिमाग में चलता था मेरी उम्र 1 साल और ड्रॉप कर दिया मैंने तो इतनी हो जाएगी, ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप कर चुकी तो इतनी है। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं मिडिल क्लास के बच्चों के दिमाग में। और ये भी सोचती थी कि नॉन इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनका तो यार वो तो नौकरी भी लग जाएंगी तब तक, मतलब मैं इस ईयर में रहूँगी, वो इस ईयर। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है दिमाग में। बाकी स्ट्रेस वाली जो चीज़ें होती हैं, ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें होती हैं, हम हर स्टूडेंट करता है। तो बेटा ये एक जर्नी है, हमने भी जी है, आप भी जी रहे हैं। बस बात यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। तो अगर आप फिर से नीट 2025 के लिए आप तैयार हो रहे हैं तो थोड़ा सा अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, और फिर भी अगर कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे को बताइएगा। और बाकी भगवान सबका भला करे। जय श्री राम, हर हर महादेव।